चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछी है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रॉकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सरकटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वही बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी, विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विकी, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विकी, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा करके देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विकी, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं।
मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। विकी बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इससे निकलना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है।